नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर यूपी के प्रयागराज से आ रही है, जहां पर छात्रों का चौथे दिन भी प्रदर्शन चलता हुआ। ये छात्र यूपी पीसीएससी को लेकर साफ तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जमकर हंगामा किया जा रहा है। छात्रों ने पुलिस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है। 4 दिन से छात्रों का ये प्रदर्शन लगातार चलता हुआ। 1 डे 1 शिफ्ट की परीक्षा की मांग पर ये छात्र अड़े हुए हैं और 3 तस्वीरों के जरिए इस वक्त हालात को समझा जा सकता है। यूपी के प्रयागराज की ये तस्वीर है, जहां पर अपनी मांग पर प्रतियोगी छात्र जो हैं वो अड़े हुए हैं। पुलिस बल की बड़ी संख्या की तैनाती आपको नजर आती होगी, जहां पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आपको ये छात्र दिख रहे होंगे। लोक सेवा आयोग के बाहर बैरिकेडिंग को छात्रों ने कैसे तोड़ दिया। यूपीपीएससी के बाहर जमकर हंगामे की ये तस्वीर है। 1 डे 1 शिफ्ट परीक्षा की मांग को लेकर कल देर रात हालांकि प्रयागराज के जो डीएम है, कमिश्नर हैं और पुलिस कमिश्नर ने छात्रों से बातचीत कर समाधान का प्रयास किया था, लेकिन इस वक्त भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अधिकारियों ने आयोग से बातचीत के लिए प्रदर्शनकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल बनाने की मांग की, लेकिन छात्र इस पर राजी नहीं है। उनका कहना है कि आयोग अपने फैसले को वापस ले, इसका ऐलान किया जाए, क्योंकि आयोग ने मनमाना फैसला लिया है। फैसला वापसी का नोटिस जैसे ही जारी होगा, अपना आंदोलन ये छात्र खत्म कर देंगे। तो देखिए, अब इस वक्त एक चुनौती जैसी पुलिस के सामने स्थिति है, क्योंकि छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि आयोग ने जो फैसला किया वो मनमाने तरीके से फैसला हुआ है, छात्रों के हित को ध्यान में नहीं रखा गया। 1 डे 1 शिफ्ट परीक्षा की मांग छात्र बार बार कर रहे हैं और अब ये छात्र इस मांग पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं बनने वाला है, कोई बातचीत करने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल आगे नहीं जाएगा। जो भी फैसला करना है वो आयोग को करना है। आयोग की तरफ से अपने उस फैसले को वापस लेने तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। तो यूपी के प्रयागराज की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए देखिए किस तादाद में सड़क पर छात्रों की मौजूदगी है और जो पुलिस बल की तैनाती थी इन छात्रों को रोकने के लिए वो नाकाफी साबित होती हुई नजर आई। ये छात्र इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। और अब बात आसरा गृह की करेंगे, जहां पर 3 बच्चियों की मौत के बाद अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस आसरा गृह में 30 बच्चियों ने खिचड़ी खाई थी और जिन खिचड़ी को इन बच्चियों को परोसा गया, उस खिचड़ी को खाने के बाद बच्चियों की तबीयत बिगड़ी, आनन फानन में इन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया, लेकिन फूड पॉइजनिंग की वजह से 3 बच्चियों की अब तक इस मामले में मौत हो चुकी है। जांच टीम का गठन भी किया गया है, जो अपनी रिपोर्ट आज शाम तक सौंपने वाली है। हालांकि इस बीच पुलिस टीम की तरफ से भी जांच की शुरुआत कर दी गई है। पटना के आसरा होम में संदिग्ध अवस्था में 3 बच्चियों की मौत के मामले में अब डीएम का बयान सामने आ गया है। डीएम ने कहा है कि पहली नजर में ये फूड पॉइजनिंग से मौत प्रतीत होता है, इसकी जांच कराई जा रही है। संभवतः जांच रिपोर्ट का इंतजार ये अधिकारी भी कर रहे हैं। जो भी दोषी अगर कोई पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई आपको दिखेगी। डीएम के मुताबिक लड़कियों को आसरा होम में ही बना खाना दिया गया था और इसी खाने को खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी थी। इनका इलाज करवाया गया, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तब इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, पीएमसीएच में भर्ती करवाया जाता है और इसी इलाज के दौरान 3 बच्चियों की मौत हुई है। बच्ची जो इलाज करा रही बच्चियों को आज डिस्चार्ज भी दिया जाएगा, जिनकी स्थिति में सुधार नजर आ रहा हो। ये फूड पॉइजनिंग ही प्रथम दृष्टया हम लोगों को लग रहा है और इसको हम लोगों ने जांच टीम गठित किया है 5 सदस्यीय। उसने खाने का भी सैंपल लिया है, पानी का सैंपल लिया है और विस्तृत जांच लोग कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि आज रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें हम लोग देखेंगे कि कहीं से कोई लापरवाही किसी की है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी स्थिति नियंत्रण में है, बाकी सब महिलाएं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जो बीमार हुई थी 13 लोग, उसमें से भी बाकी सब ठीक हैं और कुछ डिस्चार्ज भी हो गई हैं वहाँ से। हम लोग स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कमी पाई जाएगी तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया ये फूड पॉइजनिंग
और साफ सफाई की कमी और एक तरह से लापरवाही का मामला ये बनता है। तो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि भाई जांच टीम बना दी गई है, रिपोर्ट का इंतजार किया जाए और प्रथम दृष्टया ये जो है फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है, लेकिन कोई दोषी अगर निकला तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। इस बीच इस पर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी आरजेडी पर निशाना साध रही है। बीजेपी ये कह रही है कि आरजेडी के शासनकाल में आश्रय गृह की स्थिति क्या हुआ करती थी, ये किसी से छुपी बात नहीं है। कोई दोषी निकला तो कार्रवाई जरूर होगी। राजद के राजपाट में आसरा गृहों को बेसहारा छोड़ दिया गया था। एनडीए के शासन में किसी भी ऐसे गृह को बेसहारा नहीं रखने का संकल्प है। भाई वीरेंद्र अपने राजपाट की करतूतों के लिए नीतीश सरकार के खिलाफ विष बौन न करें। जंगल राज की व्यवस्था को सुधारने में सरकार संकल्पित है। किन परिस्थितियों में बच्चियों की मौत हुई है उसकी पूरी पड़ताल होगी। आप इसके लिए हरियाली आंसू न बहाएं। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार में सुशासन है और रहेगा। आप विचलित न हो। राज सिंह की करेंगे, जिन्हें जान से मारने की धमकी और 50 लाख की रंगदारी देने के मांग को लेकर जिस शख्स ने कॉल किया था उस शख्स को पकड़ लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी कुंदन सिंह को पकड़ा गया है। आरोपी कुंदन सिंह रणवीर सेना के पूर्व प्रमुख बागेश्वर मुखिया का पोता बताया जाता है। तो पुलिस रंगदारी मांगने की जांच भी कर रही है और ये माना जा रहा है कि दूसरे पहलू पर भी जांच इस वक्त होती हुई, लेकिन प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि शख्स ने शराब पी और शराब पीने के बाद उसने कॉल लगाया और 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। पैसे नहीं देने पर जान से मारने तक की धमकी दी गई थी। शख्स की तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। ये शख्स बताया जा रहा है कि कुंदन सिंह रणवीर सेना के प्रमुख, जो पूर्व प्रमुख बागेश्वर मुखिया था, उसका पोता है। और अब बात पप्पू यादव की करेंगे, जिन्हें एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को ये धमकी इस बार व्हाट्सएप मैसेज के जरिए नहीं बल्कि लेटर के जरिए दी गई है और ये लेटर जो है भेजा गया है धमकी भरा कुंदन कुमार नाम शख्स की तरफ से। चिट्ठी में लिखा गया है कि मेरा मित्र लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से बार बार तुमको फोन करता है, लेकिन तुम फोन नहीं उठाते हो। तुम्हारी उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। तुम्हारे पूर्णिया आवास अर्जुन भवन को 15 दिनों में उड़ा दिया जाएगा। तुमको अगर हमसे संपर्क करना हो तो चिट्ठी में मेरा नंबर लिखा गया है, उस पर संपर्क करो। दरअसल आपको बताते चले, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद से पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था और लिखा था कि लॉरेंस बिश्नोई 2 टके का गुंडा है। अगर अनुमति मिले तो उसके नेटवर्क को 24 घंटे में ध्वस्त कर दूंगा। औरंगाबाद पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक आईडी बम को डिफ्यूज किया गया है, जिसकी बरामदगी की गई थी। बताया जा रहा है कि 5 किलो का ये आईडी बम पुलिस जवानों को टारगेट करते हुए छिपाया गया था, लगाया गया था। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और मदन सर्च ऑपरेशन चलाकर पचरुखिया से लड़ोइया जंगल से इस आईडी बम को बरामद किया और अब उसे डिफ्यूज भी कर दिया गया है। खबर मुंगेर से, जहां पर बंगाल और एसटीएफ पुलिस दोनों ने मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई की और गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा यहां पर रखा गया था। हथियारों के तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई जो है वो ज्वाइंट ऑपरेशन के तौर पर की गई है। सूचना मिली थी और रहमतपुर वासा में छोटू कुमार के घर पर छापेमारी की गई। घर के अंदर बने तहखाने से बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले सामान को जब्त किया गया। साथ ही घर के मालिक सूर्य प्रकाश सहित 5 हथियार निर्माताओं को हथियार के साथ पकड़ा गया है। पूछताछ की जा रही है और ये बात माना जा रहा है कि इनसे मिली जानकारी के आधार पर एक और मिल्की खानपुर में चल रहे हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। 2 बजे के छापामारी की है रहमतपुर वासा में। तो यहाँ के एक छोटू हैं वहाँ रहने वाले, जो वहीं के रहने वाले हैं, उनके घर में तहखाना की टंकी नुमा था जो सीमेंटेड था। तहखाना में अवैध
मिनी फैक्ट्री संचालित थी, जहाँ कई तरह के औजार, करीब 35-40 तरह के औजार, ड्रिलिंग मशीन मिले हैं और लगभग 90% निर्मित .62 के पिस्टल और उसका खाका बनाना, मास्टर खाका भी मिला है। बक्सर के रामरेखा घाट सहित तमाम दूसरे गंगा घाटों पर गंदगी का अंबार नजर आता है और यही वजह है कि कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जो श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए दिखे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि गंगा घाटों की साफ सफाई को लेकर कोई बहुत गंभीरता नजर नहीं आती है। श्रद्धालुओं की आस्था इससे कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ता है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर साफ सफाई नहीं करवाने का आरोप लगाया। गंगा घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर में छठ महापर्व के बाद यहाँ तमाम जो गंगा घाट है वहाँ गंदगी का अंबार है और कुछ दिनों के बाद कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे और गंगा स्नान करेंगे। लेकिन आलम यह है कि तमाम जो गंगा घाट हैं वो अभी जो छठ पर्व के बाद जो गंदगी होती है उसे साफ नहीं किया जा सका है और जिला प्रशासन ने लंबे लंबे स्लोगन और वादों के साथ छठ पर्व से पहले तमाम गंगा घाटों पर स्लोगन लिखाया गया था कि नदी नहीं संस्कार है, गंगा देश का श्रृंगार है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो संदेश दिया गया लोगों ने इस संदेश का पालन महज छठ पर्व तक किया। लेकिन छठ पर्व समाप्त होने के बाद से जो तमाम जो गंदगी है उसे गंगा घाटों पर यूं ही फेंक दिया गया है। जो आने वाले कार्तिक पूर्णिमा में जो श्रद्धालु हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उस पर आज न्यूज़ 18 बक्सर। ये भगवान के चरण का ये चरणामृत है जी, और इसको हम जितना सम्मान करेंगे हमारे लिए ठीक है, लेकिन ये हम अंधविश्वास है, इतना ज्ञान हम लोग पास नहीं हो पा रहा है। जब कोई त्यौहार आता है तो बहुत धूमधाम से सफाई करते हैं और त्यौहार बाद पूरा गंदगी को पूरा छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं है। तो हम सब मिलकर ये प्रयास करना है, जितना भी ग्रामवासी है, जितना भी यहाँ पर पंडित है, जो भी यहाँ पर जिम्मेवारी है उसको ध्यान देना चाहिए। छठ बाद सब लोग भूल गए। रामरेखा घाट पर एकादशी है, पूर्णिमा है, हर पर्व त्योहार आते हैं लेकिन गंदगी का अंबार लगा रहता है। अगली खबर सासाराम से, जहां पर एक महिला दारोगा की तरफ से घर में घुसकर एक महिला की पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब इस मामले में सीधे तौर पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। तमाम जगहों से रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है और अगर दोषी पाए जाने वाले शख्स सामने आते हैं तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। आपको बताते चलें कि एसपी ने कहा कि मौके पर जाकर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। नगर थाना के गौरक्षणी में ऑटो खड़ा करने के विवाद में फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया था। इसी की जांच करने के लिए दारोगा श्वेता कुमारी पहुंची। घर में घुसकर महिला के साथ पिटाई करती हैं, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एफआईआर में सच नहीं बोला है। जहाँ टेम्पू लगा है उसके लिए आप देख लीजिए, गाड़ी हटाने के लिए बारे में हुआ है वो भी आप चल के देख लीजिए। क्या मैटर है? पैसा के दबाव है, पैसा वाला आदमी है, गरीब आदमी के दबा रहा है, बस और कुछ नहीं है यहाँ मैटर। हम लोग तो रेंट पर कमाने खाने आए हैं भैया, यहाँ झगड़ा झगड़ नहीं करने आए। का अनुसंधान के लिए डीटीओ सासाराम मोहन के साथ में आया था। जो उसके विक्टिम है वो घर पे हैं, उनसे घटना के संबंध में जानकारी लेने और जो घटना के संबंध में जो साक्ष्य है, जो जख्मी है उनका कपड़ा वगैरह एफएसएल जांच के लिए संकलित किया गया। इसमें एफएसएल टीम का जो रिपोर्ट है उसके आने के बाद और बाकी जो हम लोग बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं उसका अनुसंधान के बाद इसमें आगे की। मुजफ्फरपुर के बोचहा में यात्री बस आज हादसे का शिकार हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी यात्री की जान पर नहीं बनी। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 24 यात्री जो हैं वो शिवगंगा ट्रेवल्स की बस से यात्रा कर रहे थे। पटना के यहाँ पर पटना से मधुबनी ये सभी लोग जा रहे थे और अचानक से बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो जाती है। आनन फानन में सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। कितने लोग इसमें सवार थे? 20-25 लोग। हाँ, सभी लोग सुरक्षित है क्या? चोट फोट आई है? नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ है। बक्सर के नमामि गंगा घाट पर चेंजिंग रूम का इंतजाम किया गया है, यानी कि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे उन्हें कैसे सुविधा मिले, इस लिहाज से एक बड़ा कदम। शोभा की वस्तु बने यहां पर इस चेंजिंग रूम की स्थिति, आज तक इसका इस्तेमाल हालांकि किया ही नहीं गया और ये कबाड़ में तब्दील हो गया। देखिए किस तरीके से चेंजिंग रूम में मिट्टी और गाद भरी हुई है। श्रद्धालुओं को राहत देने के दृष्टिकोण से इसका निर्माण तो जरूर हुआ, खर्च कर इस पर लोगों को व्यवस्थाओं को देने की बात कही गई, लेकिन ये सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए।
बक्सर में नमामि गंगे योजना के तहत कई घाटों का निर्माण कराया गया। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण घाट है बक्सर का रामरेखा घाट। बक्सर का रामरेखा घाट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम इस घाट पर आए थे और उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की थी और यहाँ पर शिवलिंग की भी स्थापना की थी। नमामि गंगे योजना के तहत जो यहाँ पर गंगा घाट बना, वहाँ चेंजिंग रूम भी बनाया गया। बक्सर के रामरेखा घाट पर 1 दर्जन चेंजिंग रूम बनाए गए, लेकिन बदहाली का आलम है कि बनने के बाद से आज तक इस चेंजिंग रूम का उपयोग नहीं किया जा सका। आप देख सकते हैं किस तरह से चेंजिंग रूम में मिट्टी रखा गया है, मिट्टी की टीला लगी हुई है। तकरीबन इसमें 2 फीट चेंजिंग रूम में मिट्टी है और मिट्टी से जो पूरा ये चेंजिंग रूम है वो भरा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे इसके बगल का जो कमरा है वो लगता है देखने से कि वो आज तक खुला ही नहीं है, क्योंकि मिट्टी जिस तरह से इस दरवाजे के चारों कोने पर आप नीचे देख सकते हैं, नीचे किस तरह से जो मिट्टी है वो यहाँ पर पूरी तरह से इस दरवाजे को अपने चपेट मिली हुई है, क्योंकि बनने के बाद से ये जो चेंजिंग रूम है इसे उपयोग नहीं किया गया और ये पूरी तरह से बदहाली के कगार पर है। श्रद्धालु जब यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें चेंजिंग रूम नहीं मिलने की वजह से काफ़ी परेशानी होती है। और बक्सर ऐसे भी धार्मिक जगह है, लगातार यहाँ पर जो मेले हैं उनका आयोजन होता है, गंगा स्नान का आयोजन होता है, तो ऐसे में चेंजिंग रूम कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन बदहाली का आलम यह है कि बनने के बाद से आज तक इसका उपयोग ही नहीं किया जा सका। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। बिहार में कल 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और अब उपचुनाव के संपन्न होने के बाद दावों का सिलसिला शुरू हो गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खां, वो ये सीधे तौर पर दावा कर रहे हैं कि बिहार में अगर कोई विकास हुआ है, बिहार की पहचान बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से बनी है और इसीलिए इन 4 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करने जा रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधे तौर पर पलटवार भी किया और कहा कि सीएम की बेहतर सोच का नतीजा है कि बिहार की पहचान बेहतरी के लिए विश्व स्तर पर अब होने लगी है। विकास के सोचते रहते हैं। आज बिहार के अंदर जो भी मिला है नेता नीतीश कुमार जी का देन है। विकास का छोटी लकीर हो, बड़ी लकीर हो, किसी और का देन नहीं है, नीतीश कुमार जी का देन है, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी का देन है। अभी आपने एम्स का भी देखा, ऐसे तमाम काम बिहार के अंदर हुआ है कि जो नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास और सम्मान के काम किए हैं। सौहार्द, भाईचारा के साथ साथ विकास भी हुआ है। अभी उपचुनाव आप देख रहे हैं, 4 सीटों पे हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और देश के पहले प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है और इस जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया, जिस समारोह में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन और जवाहरलाल नेहरू पथ पर बने नेहरू पार्क में प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्प अर्पित किए। उनके साथ मंत्री विजय चौधरी समेत कई मंत्री और नेताओं ने माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री आवास के लिए यहां से मुख्यमंत्री सीधे रवाना हो गए। और अब बात अमेरिका की, जिसके नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई घोषणा की है और इस घोषणा के बाद अब लोगों के अंदर इसे लेकर उत्सुकता ज्यादा है। उन्होंने टीवी होस्ट पीट हेगसेथ को एक नई सरकार में रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया है। पूर्व सैनिक रहे पीट अब नई सरकार में पेंटागन की कमान संभालते हुए आपको नजर आएंगे। पीट हेगसेथ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हैं। उनके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी ग्रेजुएशन की डिग्री है। पीट एक आर्मी कॉम्बैट वेटरन हैं जो ग्वांतनामो बे, इराक और अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं। युद्ध के दौरान उन्हें 2 ब्रॉन्ज स्टार के साथ साथ एक कॉम्बैट इन्फेंट्रीमैन बैज से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के लखीसराय से ये खबर है, जहां पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है और सीधे तौर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है कोचिंग संस्थान के एक शिक्षक के ऊपर। कबैया थाना क्षेत्र की यह घटना है। आरोपी शिक्षक हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी शिक्षक से इस वक्त पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो लखीसराय से ये बड़ी खबर, कोचिंग संस्थान के शिक्षक पर दुष्कर्म करने का आरोप, कबैया थाना क्षेत्र की यह घटना। इस घटना के बाद से लोगों के बीच नाराजगी भी। आरोपी शिक्षक को हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ इस वक्त भी चल रही है। तो न्यूज रूम लाइव में आज बस इतना ही। कल कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर से होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।